Hello everyone, this is Dhiren Gupta and you are watching your channel Genius Coaching and Guidance Center। तो आज मैं आप सबको क्लास 10 के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश के परावर्तन के बारे में बता रहे हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के विषय में इसके चैप्टर के स्टार्टिंग के फर्स्ट वीडियो को मैं बता चुका हूं और उसमें प्रदीप्त और अदीप्त पिंड के विषय में बताया था और आज प्रकाश के परावर्तन की घटना को बताते हैं और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है ये जानना है। तो सबसे पहले जानने की आवश्यकता है प्रकाश क्या है, ये पिछले चैप्टर में बता चुके हैं। आज ये जानना है कि प्रकाश के परावर्तन की घटना क्या होती है और प्रकाश के परावर्तन में कौन से दर्पण किस तरह से परावर्तित करती है प्रकाश की किरणों को, ये जानना है। तो अभी सबसे पहले परावर्तन के नियम को जानते हैं, वो समतल दर्पण में, प्लेन मिरर में। तो रिफ्लेक्शन कैसे होता है लाइट का प्लेन मिरर में, ये जानना है, ठीक है। और रिफ्लेक्शन का तात्पर्य परावर्तन, परावर्तन का तात्पर्य है कि जब किसी वस्तु से टकरा करके लौटती है तो वो घटना परावर्तन कहलाता है। या कभी एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, किसी बॉल को लेते हैं, जब उसको किसी फर्श पे उसको जब प्रेस करते हैं तो बॉल क्या होता है, टकराने के बाद वापस या तो उसी दिशा में वापस चले आती है ऊपर की ओर या थोड़ा मुड़ करके जाती है। ये घटना जो होती है, जैसे बॉल को किसी चीज से परावर्तक से किसी ठोस पदार्थ में टकरा करके फेंकते हैं तो वह रिटर्न होने के बाद अलग दिशा में चले आती है, यानी जिस तरफ से फेंका गया था उसी दिशा में, लेकिन सीधी नहीं बल्कि थोड़ा मुड़ करके भी जा सकती है। तो ऐसे एक घटना है ये प्रकाश का परावर्तन भी। जब प्रकाश किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है, टकराने के बाद जब वह वापस उसी दिशा में, जिस दिशा में से प्रकाश किरणें आई थी उसी दिशा में जब वह लौट जाती है, टकराने के बाद लौटने की घटना दो तरह से होती है। कभी कभी होता है टकराने के बाद जिस अक्ष से आई है उसी अक्ष से लौट जाएगी। यदि हम सीधी प्रकाश की किरणें लेते हैं तो टकराने के बाद जिस अक्ष से आई है उसी अक्ष से लौट जाएगी। लेकिन जब थोड़ी तिरछी प्रकाश किरणें लेते हैं तो प्रकाश किरणें टकराने के बाद जितनी तिरछी प्रकाश किरण लिए हैं उतने ही मुड़ने के साथ अविलंब से वह वापस लौट जाएगी। यह घटना है प्रकाश का परावर्तन। तो जब किसी वस्तु से प्रकाश किरणें टकराकर उसी दिशा में लौटती है, वस्तु की दिशा में लौटती है, तो यह घटना है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन को समझते हैं अब प्लेन मिरर में लेकर के। अब देखते हैं प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का परावर्तन। ये प्रकाश का परावर्तन एक प्लेन मिरर में हम दिखा रहे हैं। तो प्लेन मिरर में प्रकाश के परावर्तन के लिए पहले तो एक प्लेन मिरर बनाना है, समतल दर्पण। समतल दर्पण का तात्पर्य भी एकदम से एक सीधी रेखा खींचना है और इसके पीछे में या तो सिल्वर का पेंट करके उसके, जिसको कहते हैं कलई करना। आईना जब लेते हैं तो आईने के पीछे में एक कलर किया हुआ रहता है, पारा चढ़ा करके ऊपर से लेप कर दिया जाता है, उस घटना को कहते हैं कलई करना या सिल्वर पॉलिश करना। तो एक साइड में पॉलिश कर दिया जाता है तभी वह कांच जो है मिरर का काम करने लगता है। तो ये पीछे जो है इस तरह से बना रहे हैं, ये सिल्वर करने या पॉलिश करने की घटना को दर्शाते हैं। तो एक साइड में ये अपारदर्शी बनाने के लिए ऐसा करते हैं, परावर्तक सतह बनाने के लिए, ठीक है। तो ये प्लेन मिरर हो गया।
ये वाला भाग खुला है, इसमें कोई पॉलिश नहीं है, इधर पीछे की ओर पॉलिश है। अब इसमें प्रकाश की किरणें आने से पहले एक प्रकाश की किरणें लेते हैं, तिरछी प्रकाश की किरणें हम लेकर के दिखाते हैं। जब इस पे तिरछी प्रकाश की किरणें पड़ती है, जहां प्रकाश की किरणें पड़ती है उस बिंदु पर एक लंब खींचते हैं, अभिलंब 90 का कोण बनाएगा इस पे, ये मिरर के साथ 90 का कोण बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया, इस जो प्रकाश की किरणें आ रही है इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और यह है अभिलंब, और ये क्या है, समतल दर्पण। यह है समतल दर्पण अर्थात प्लेन मिरर, ठीक है। तो आपतित किरण और अभिलंब, इससे जो एक कोण बन रहा है यह आपतन कोण, इसे बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण इसे कहते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। अब ये जब प्रकाश की किरणें आती है दर्पण में और टकरा करके वह लौटेगी तो क्या वह मूर्ति है या नहीं, तो जितने एंगल के साथ वो प्रकाश की किरणें आती है अभिलंब के साथ उतना ही एंगल बनाते हुए वह लौट जाती है। तो ये कोण बन गया, ये हो गया परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। अब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है जिसको कहते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो दो कोण बन गया, दो एंगल है यहां पर, एक आपतन कोण है, दूसरा क्या है, परावर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब फिर से समझ ले, आपतित किरण किसे कहते हैं, तो सूर्य से या किसी भी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण, और आपतन बिंदु ये होता है, इसे कहते हैं आपतन बिंदु। इस पॉइंट को भी क्लियर कर देते हैं, आपतन बिंदु। और परावर्तन के लिए भी तो यही बिंदु काम करता है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण, और परावर्तित किरण किसे कहते हैं, जब कोई किरण किसी दर्पण से टकराने के बाद या किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद जब वह लौटती है, उसी दिशा में लौटती है, तो वह परावर्तित किरण कहलाती है। जब यह किरण टकराने के बाद थोड़ा मुड़ के आगे चले जाती तो इसे परावर्तित किरण नहीं कहेंगे, जिस दिशा से आई है उसी दिशा में लौट जाती है। ये बोर्ड पर वैसे तो इधर नॉर्थ बोलते हैं, साउथ नीचे होता है, ठीक है। तो जिस दिशा से आ रही है उसी दिशा में जा रही प्रकाश किरणें, ये प्लेन मिरर के जस्ट एक ही साइड में है सभी, ठीक है। तो आपतित किरण हो गया और दूसरा क्या हो गया, परावर्तित किरण। अब जानते हैं इसमें आपतन कोण बने और परावर्तन कोण, फिर से समझ लेना है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को बोलते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण। क्लियर हो गया, ये प्लेन मिरर में हो गया। अब आपतन कोण परावर्तन कोण तो समझ गए। अब समझना यह है, यदि प्रकाश की किरणें अभिलंब से आती, ये अभिलंब जो है 90 का एंगल के साथ बना रहे प्लेन मिरर के साथ, अभिलंब से कोई प्रकाश किरण आ जाए तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है। तो ये समझ लें, यदि अभिलंब से सीधी प्रकाश किरणें आती हैं और वह टकरा करके लौटेगी, यह घटना होगा बिल्कुल उसी अक्ष से, जिस अक्ष से आ रही है अभिलंब से टकराने के बाद उसी अक्ष से उसका लौटने की घटना होगी। यानी इससे आने वाले प्रकाश किरणें यहां टकराने के बाद इसी से लौट जाएगी। तो एक सरल रेखा खींच दें और हम बोले इस पर बताओ इस पे कितने डिग्री का कोण बना, तो क्या बोलेंगे, 0,
क्योंकि एक रेखा से कितने रेखा जब दो बनाएंगे यहाँ कुछ भी तो मोड़ेंगे तब ना कौन बनेगा। 15 डिग्री 10 डिग्री बन सकता है, 5 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री हो सकता है, लेकिन एक ही रेखा है, कह रहे हैं यहीं पर है, दूसरी रेखा भी इसी पर है, तो कौन कितना बना 0। अर्थात अभिलंब से आने वाली प्रकाश किरणों का आपतन कोण 0 होता है, परावर्तन कोण 0 होता है, 0। ठीक है, अभिलंब से आने वाली प्रकाश किरणें अभिलंब से ही परावर्तित होकर जाती है, इसलिए आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 होता है। ये पॉइंट याद रखना है हमेशा। अब चलते हैं, परावर्तन की घटना को तो देख लिए, अब परावर्तन से संबंधित 2 लॉ हैं, 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। 2 नियम क्या है वो इसमें ही समझ ले। ये हो गया आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, ये है अभिलंब है, तीनों एक ही समतल में है या नहीं, एक ही साइड में है ना तीनों। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही भाग में होते हैं। ये है परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम अभी क्या बताए थे, यहां आपतन कोण बन रहा है, इधर बन रहा है परावर्तन कोण, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरी बात यह है, तो पहला नियम क्या है परावर्तन का, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब या खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। क्या बताएं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम क्या बताएं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण यदि 15 डिग्री है तो परावर्तन भी होगा 15 डिग्री। ठीक है, तो ये तो हो गए परावर्तन के 2 नियम। अब दोनों नियम को हम लिख देते हैं। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना है, यदि कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो ऑप्शन कितना कितना नियम बताएंगे, 2 नियम हैं। और प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम क्या हैं, या प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें, ऐसा यदि क्वेश्चन आता है तो दोनों नियम को लिखना है जो अभी हम लिख रहे हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम, परावर्तन के 2 नियम, अर्थात 2 रूल्स हैं इसके। अब 2 नियम क्या हैं उसको लिखना है, हमेशा याद भी रखने की आवश्यकता है। ठीक है, आपतित किरण, ये आने वाली किरण है। परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, खींचा गया या डाला गया लिख सकते हैं। अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग को बोलने में थोड़ा सुविधा के लिए, जिसको खींचा गया लिखने में समझ में आता है, बोलने में सुविधा हो, खींचा गया बोलेंगे, जिनको डाला गया बोलने में सुविधा हो डाला गया बोलेंगे। ठीक है, अभिलंब, लंब 90 डिग्री का होता है इसलिए अभिलंब, इसको अभिलंब। तो 3 पॉइंट बता रहे हैं यहाँ, क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और एक तीसरा नाम है अभिलंब। उसका लिखेंगे तीनों एक ही समतल में होते हैं। यानी तीनों एक ही तरफ होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या था, दूसरा नियम है आपतन कोण
आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है। यदि इसको आई से सूचित करते हैं, इस एंगल को, इसको आर से, तो कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, इसे सिद्ध करने का भी कार्य करेंगे। सबसे पहले इन नियमों को याद कर लें। तो इसमें परावर्तित किरण और आपतित किरण के द्वारा आपतन और परावर्तन कोण सब बनाया गया था। आपतन कोण का तात्पर्य है एंगल ऑफ इंसिडेंस से, और परावर्तन कोण का तात्पर्य है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों होता है इक्वल टू यानी सेम, बराबर होते हैं। ठीक है। अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम तो समझ गए। अब इसके आगे जानना है, तो अब जानना है पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तुओं के विषय में। ठीक है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स के विषय में जानना है। तो पारदर्शी का तात्पर्य है, पारदर्शी पदार्थ यानी पारदर्शी वस्तुएं किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जिससे प्रकाश किरणें पूरी तरह से यानी 100% जितना लाइट दे रहे हैं वो उसका 100% पूरी तरह से प्रकाश किरणें गुजर जाती है, यानी उसको क्रॉस करके पार करके आगे बढ़ जाती है। ऐसी वस्तुएं होती है पारदर्शी वस्तुएं। यानी ऐसी वस्तुएं या वह पदार्थ, मटेरियल भी कह सकते हैं, वह पदार्थ जिससे प्रकाश किरणें पूरी तरह गुजर जाती है उसे कहते हैं पारदर्शी वस्तु। ठीक है। तो पारदर्शी वस्तु के उदाहरण लेते हैं कुछ। पहला तो उदाहरण पारदर्शी वस्तु का होता है वो है जल, स्वच्छ जल। जल सीधे नहीं बोल रहे हैं, स्वच्छ जल बोलेंगे, क्योंकि प्योर वाटर जो होगा उसमें ही पारदर्शिता होगी। यदि वह पॉल्यूटेड है, दूषित है, तो उसमें थोड़ा कलर भी आ जाता है और उसमें अन्य पदार्थ मिले होने के कारण धुंधलापन भी आ जाता है उसके अंदर। इसलिए शुद्ध जल की बात करेंगे। तो प्योर वाटर हो गया। दूसरी बात क्या करेंगे? रंगहीन कांच। ग्लास सिर्फ नहीं बोल देंगे, कांच सिर्फ कहेंगे। तो कांच दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रंगीन और दूसरा होता है रंगहीन। आजकल तरह तरह के कलरफुल ग्लासेस आ रहे हैं। तो कांच सिर्फ नहीं कहना है बल्कि रंगहीन कांच बोलना है, बिना कलर वाला कांच। वो प्रकाश का पूर्ण रूप से प्रवेश करने देता है, यानी वो क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। तो क्या क्या नाम बता रहे हैं? पहला तो बता दिए जल, स्वच्छ जल, रंगहीन कांच, अल्कोहल जो प्राय वाइन सब में और कुछ ड्रग्स अर्थात दवाइयां बनाने में किया जाता है। तो वो औषधियों के निर्माण में जो अल्कोहल का इस्तेमाल होता है वो भी होते हैं पारदर्शी। अन्य बहुत से उदाहरण है पारदर्शी। अभी जो हम लोग मुख्य रूप से हवा देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं, लेकिन हमारे आस पड़ोस में तो हवा है, ये पारदर्शी है, इसलिए अन्य वस्तुएं हमें दिखाई दे रही है। तो हवा भी इसके अंतर्गत आ सकते हैं, लेकिन इसमें धूलकण अनुपस्थित होना चाहिए। धूलकण रहने पर पारदर्शिता इसकी नष्ट हो जाती है। तो अब बातें होती है पारदर्शी पदार्थ के बाद पारभासी पदार्थ के बारे में। तो ये पारभासी पदार्थ अर्थात ट्रांसलूसेंट के विषय में जानते हैं। तो पारभासी पदार्थ कौन से पदार्थ होते हैं? ऐसे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से गुजरती है, यानी थोड़ी प्रकाश किरणें गुजरती तो है, लेकिन थोड़ी प्रकाश किरणें उसके द्वारा परावर्तित हो जाती है, यानी उससे नहीं गुजर पाती है।
तो जिससे थोड़ी मात्रा में प्रकाश किरणें गुजरती है उसे कहते हैं क्या? पारभासी। पारभासी पदार्थ। दूसरे तरह से ऐसे भी कह सकते हैं वह पदार्थ जिससे हमें धुंधला दिखाई देता है। हम अपने आंख के सामने पदार्थ को लेके करेंगे, देखेंगे बाहर की चीजों को तो हमें धुंधला दिखाई देगा, तो वो पदार्थ क्या होगा? पारभासी पदार्थ होगा, क्योंकि प्रकाश किरणें आंशिक रूप से गुजर रही है, ज्यादा मात्रा में नहीं गुजर रही है, अल्प मात्रा में गुजरती है। अब कुछ उदाहरण बताना है इनके। तो पारभासी पदार्थों के सामान्य उदाहरण में ले तो जब हम लोग देखते हैं विंटर सीजन में, जाड़े के समय में कोहरा छाया हुआ रहता है, कुहासा कोहरा छाया रहता है, तो हमें लोगों को आगे के वस्तुएं नहीं दिखाई देती, आगे आने वाली गाड़ियां, कुछ दूर की गाड़ियां नहीं दिखाई देती है, पास की तो दिखाई दे देती है। तो ये किसके कारण ऐसा होता है? और उसका कलर भी हल्का दिखाई देने लगता है, यानी अस्पष्ट दिखाई देते हैं। तो ये है पारभासी पदार्थ के उदाहरण, कोहरा, कुहासा। और अन्य उदाहरण में एक और लेते हैं, आंखों के पलक। कभी कभी रात के समय ये महसूस किए होंगे, जब लाइट चली जाती होगी और अचानक लाइट आती है तो सोए रहने पर भी हम लोग एहसास कर लेते हैं कि लाइट के आने का। इसका कारण क्या है? हमारे आंखों के पलक बंद रहने के बावजूद हमारे आंखों में कुछ प्रकाश की किरणें लाइट जलने पर प्रवेश कर गई, इसलिए हमें एहसास हो गया कि प्रकाश के आगमन का। तो लाइट अल्प मात्रा में गुजर जाती है आंखों के पलक से, इसलिए यदि आंखों को बंद करके भी किसी जलते हुए लाइट की ओर देखा जाए तो हल्का धुंधलापन हमें दिखाई देने लगता है। तो आंखों का पलक हो गया। ब्लड की बात करते हैं, रक्त। हमारे से ये टिश्यू में जो बहने वाला रक्त नलियां हैं, धमनी शिरा, बायोलॉजी में इसके बारे में पढ़ेंगे एक्सप्लेन करके। तो उनमें जो रक्त बहते हैं वे रक्त भी क्या हैं? पारभासी होते हैं। और कॉटन क्लॉथ्स ले सकते हैं, सूती कपड़ा। सूती कपड़ा भी पारभासिता को दर्शाता है। और ऑयली पेपर ले सकते हैं, कोई तेलीय कागज हो, यदि किसी कागज के ऊपर में पेपर पे थोड़ा तेल गिर गया हो या कोई भी ऑयल ले सकते हैं, तो तेल के गिरने के बाद उसके अपारदर्शिता नष्ट होकर के पारभासिता आ जाती है। उसके बाद थोड़ी धुंधली मात्रा में प्रकाश किरणें उससे, यानी अल्प मात्रा में प्रकाश किरणें गुजरती है, इसलिए धुंधला दिखाई देने लगता है। तो तेलीय कागज भी इसके उदाहरण हो गए। तो अपारदर्शी पदार्थ के विषय में अब जानते हैं, अर्थात ओपेक के बारे में जानते हैं। अपारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिसके इसके जस्ट विपरीत की बात करेंगे, जिसमें प्रकाश किरणें गुजरती नहीं है। वह पदार्थ जो प्रकाश की किरणों को अपने अंदर से नहीं गुजरने दे, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे एक लोहे का टुकड़ा लेते हैं या एल्युमिनियम का कोई शीट लेते हैं, चादर, तो एल्युमिनियम का शीट के बाहर से यदि कोई पतला ही क्यों ना शीट हो, क्या हम लोग देख पाते हैं दूसरे तरफ के? नहीं, क्योंकि डोर में प्राय एल्युमिनियम का लगा शीट होता है, तो उससे हम लोग नहीं देख सकते हैं। वैसे लकड़ी भी तो अपारदर्शिता को दर्शाता है। तो कोई भी धातु का नाम ले सकते हैं, लकड़ी भी इसके उदाहरण है, पत्थर भी इसके उदाहरण है, अपारदर्शी के अनेक उदाहरण हैं। ठीक है, तो वस्तुएं कितने भागों में बांट दिए गए हैं? 3 भागों में। एक पारदर्शी, पारभासी और तीसरा है अपारदर्शी। पारदर्शी जिससे प्रकाश किरणें पूरी तरह गुजरती है, पारभासी आंशिक प्रकाश किरणें गुजरती है, और अपारदर्शी से प्रकाश किरणें नहीं गुजरती है। ठीक है, अब जानते हैं जब वस्तुओं में प्रकाश किरणें गुजरती है, आंशिक गुजरती है, नहीं गुजरती है, तो क्या होता है? तब बनता है प्रतिबिंब। इन्हीं के बाद, इन सभी बातों को जानने के बाद अब जानना है प्रतिबिंब के बारे में, इमेज के बारे में। तो अब समझते हैं इमेज क्या होता है। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब।
तो रियल इमेज के बारे में जानते हैं, पहले वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। जैसा कि नाम में ही है वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब का तात्पर्य है जब प्रकाश किरणें किसी प्रकाश स्रोत या किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन के बाद भी होती है प्रतिबिंब बनने की घटना, अपवर्तन के बाद भी होती है। तो मिरर में जब बोलेंगे तो परावर्तन के बाद बोलेंगे दर्पण में, और लेंस में बोलेंगे तो अपवर्तन के बाद। लेकिन जब दोनों मिलाकर परिभाषित करना हो एक साथ तो बोलेंगे जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, तो जिस बिंदु पर वो किरणें मिलती है वह बिंदु ही उसका होता है प्रतिबिंब होता है। तो जब प्रकाश किरणें परावर्तन अपवर्तन के बाद मिलती है तो बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। अब जब यही प्रकाश किरणें केवल मिलती हुई मालूम पड़ती है, मिलती नहीं है, केवल हम मिलती हुई महसूस करते हैं, तो हो जाता है काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसे आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। और दोनों में क्या अंतर है अब ये जानते हैं, अच्छी तरह याद रखें, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, तो इनको कैसे समझना है और कैसे लिखना है। तो पहला गुण बताना है वास्तविक प्रतिबिंब का, फिर दूसरा गुण बताना है काल्पनिक प्रतिबिंब का। अब दोनों के गुणों को दो पार्ट में लिख देते हैं तो हो जाते हैं अंतर। तो जब वास्तविक प्रतिबिंब के गुण लिखने के लिए कहे जाएंगे तो उनके एक तरफ के गुण को लिख देंगे, यदि कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब के गुण को तो काल्पनिक प्रतिबिंब के तरफ की बातों को लिख सकते हैं। अब दोनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अंतर हो गया। ठीक है, तो अब जानते हैं वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। ठीक है, उससे पहले प्रतिबिंब की परिभाषा को जानते हैं। प्रतिबिंब क्या है, अर्थात इमेज, इमेज कह सकते हैं, प्रतिबिंब कह सकते हैं, छवि कह सकते हैं। ठीक है, जब किसी प्रकाश स्रोत या वस्तु से आने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन की घटना होगी या अपवर्तन की घटना आवश्यक नहीं है, दोनों स्थिति में इमेज बनेंगे। परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती है, मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है, या मिलती हुई मालूम पड़ती है, तो उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। वस्तु अर्थात प्रकाश स्रोत है तो प्रकाश स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, और अब जानते हैं प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ इमेज कितने हैं, 2। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। वे 2 प्रकार क्या है, पहला तो जान लें वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब
ये अर्थात रियल इमेज। प्रतिबिंब के परिभाषा में रियल इमेज का भी परिभाषित किया गया है, ठीक है, और वर्चुअल इमेज का भी परिभाषा है इसमें। तो रियल इमेज के बारे में जानते हैं। जब किसी प्रकाश स्रोत या वस्तु से आने वाली किरणें, जब किसी प्रकाश स्रोत या वस्तु से आने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यहां ध्यान दे, लिख रहे हैं जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यदि दर्पण में प्रतिबिंब को बताना हो तो केवल बताएंगे परावर्तन के बाद, और लेंस में प्रतिबिंब को बताना हो तो क्या बताएंगे, अपवर्तन के बाद। और ये परिभाषित जो कर रहे हैं, लेंस हो या दर्पण, हर स्थिति में वास्तविक प्रतिबिंब को परिभाषित कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, याद रखिए इस पॉइंट को। अब वास्तविक प्रतिबिंब के गुण जानना है, विशेषताएं, तो इनकी विशेषताएं जानना है। पहली विशेषताएं हैं वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, को पर्दे पर उतारा जा सकता है। यानी फिल्मों में जो देखते हैं इमेज, वो होते हैं रियल इमेज, ठीक है। दूसरी बातें, यह प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, दर्पण के सामने बनता है, ठीक है। ये है वास्तविक प्रतिबिंब के गुण, पर्दे पर उतारा जा सकता है, दर्पण के सामने बनता है। अब काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में जानना है, वर्चुअल इमेज के विषय में जानते हैं। काल्पनिक का तात्पर्य आभासी से, काल्पनिक या आभासी दोनों नाम एक ही हैं। तो आभासी प्रतिबिंब को अब जानते हैं। वर्चुअल इमेज, तो वह प्रतिबिंब, यानी जब किसी वस्तु से इसी तरह से परिभाषित करेंगे, यहां पर क्या बताएंगे, मिलती हुई मालूम पड़ती है, ठीक है। जब किसी प्रकाश स्रोत या वस्तु से आने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर
मिलती हुई मालूम पड़ती है अर्थात जान पड़ती है, मालूम पड़ती है उसे उस वस्तु का काल्पनिक अर्थात आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब इनके गुण को जान लें, विशेषताएं। तो पहली विशेषता यह है, इनमें था क्या, पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो इनमें बताएंगे पर्दे पर इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तो इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। दूसरी विशेषता क्या है, दूसरी विशेषता इसकी है कि यह दर्पण रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर और इसके सेकेंड वीडियो हैं। इसके थर्ड वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा मिरर्स के बारे में, दर्पण के बारे में, प्लेन मिरर के बारे में, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण के विशेषताओं के साथ उसके इमेज को बताऊंगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू। Genius Coaching and Guidance Center. Guided by Dhirendra Gupta. Contact me 9534878769.